मेरे आर्ट्स में दोस्त थे, बताओ। मैम मेरे भी आर्ट्स में ही है बहुत मैम सारे। हमारे मैम मेरे तो साइंस में ही है मैम सभी। साइंस वाले तो पढ़ते पढ़ते ही रहे, दोस्ती में बिलीव नहीं करते। हाँ जी, चलो। गुड इवनिंग ईशा, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग प्रीति। चलो स्टार्ट करें। यो अंकिता, कोमल मैम को एक बार बात करो, ठीक है? कोमल मैम कंडक्ट कर रहे हैं ना, मेरे को आइडिया नहीं है, राइट? तो मेरी आजकल वैसे भी बात ज्यादा हो नहीं पाती, वाइवा वगैरह की बात भी नहीं हो पाती ना। अब लोग के वाइवा भी रुक गए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना घर पे थोड़ा काम है, तो उस वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। सो कोमल मैम से बात करो, शी विल हेल्प यू, ठीक है? देखो आज हमने क्या करना है, हमें इस वाले चैप्टर में किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा डन, प्रोटिस्टा डन, वायरसेस डन, क्लासिफिकेशन डन। तो क्या बचा? पंजा वो वाला पार्ट है जो दिमाग खराब करता है। मेरे को नफरत थी इस पार्ट से स्कूल में, तो भाई साहब, तो मैंने इसको बड़े जुगाड़ू तरीके से याद किया। जुगाड़ू इन द सेंस ऐसे तरीके से कि मेरा क्वेश्चन निकल जाए, मैंने वैसे याद किया। तो मैं तुमको पढ़ाऊंगी पूरा, याद करने की ट्रिक मैं साथ साथ वैसे ही बताऊंगी जैसे मैंने किया, ठीक है? क्योंकि मुझे भी खासा फंगा पसंद नहीं है, ना मुझे मेरे खाने में पसंद है, ना मुझे यहाँ पढ़ने में खास अच्छा लगता है, ठीक है? तो फंजाई को हम डिवाइड कर देते हैं 2 दिनों में। ऐसा नहीं 2 दिन का टॉपिक है, टॉपिक तो एक ही दिन का, लेकिन 2 दिन में। एक दिन आज हम उसके बेसिक्स करेंगे, कल हम उसके सारे डिविजन्स करेंगे, उसके जो 4 आगे ग्रुप है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू किंगडम फंजाई। कैसा होता है उसकी फंजाई की सब दिक्कत ये है तो सिंपल, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजीज इतनी ज्यादा है ना कि वो कंफ्यूज कर देती है। जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तभी याद होती है, ठीक है? तो मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ तो याद हो गई है, तुम इसको बार बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद होगी। तो आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी फंजाई, और मैं तुमको टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी। टर्मिनोलॉजी समझने के बाद तुम्हारा काम बस यही है कि इसी को रिवाइज करना है, इतना ही होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? रिवाइज क्लास में, राइट? और फिर लास्ट में हम लोग लास्ट के 30 मिनट पीवाईक्यू लगाएंगे प्रोटिस्टा के। तो मेरे को बताओ, क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यूज आई थिंक हो चुके थे। नो मैम। मोनीरा के क्लासिफिकेशन ज्यादा पीवाईक्यू होंगे नहीं वैसे। मोनीरा के यो मैम थोड़े तो किए थे। वायरसेस नहीं किए मैम शायद। क्लास में, आई थिंक क्लास में करे हमने ये वाले। यस मैम किए हैं मैम आधे किए थे। हाँ, पूरे पूरे तो बेटा एक क्लास में करने बहुत मुश्किल है, उसके लिए 2-3 क्लासेस लग जाएगी हमें। हमने स्टार्टिंग वाले कर लीजिए जो लेटेस्ट वाले थे। तो वायरसेस के भी पीवाईक्यूज हमने करे हैं, मोनीरा के भी करे हैं, प्रोटिस्टा के मैंने होमवर्क दिए थे। क्लासिफिकेशन के आई थिंक मैंने शायद क्लास में कराए हैं, पर चलो मैं यो मैम करवाएं। कि क्लास में मैंने मेरे हिसाब से कराए हैं। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रोटिस्टा के एमसीक्यूज को आज लगा के जाए, ठीक है? तो लास्ट के 30 प्रोटिस्टा के एमसीक्यू लगाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, ठीक है जी? स्टार्ट करें। यो मैम प्रेजेंटेशन में सब कुछ उसी ऑर्डर में है, राइट? तो जो ऑर्डर में है उस ऑर्डर में प्रेजेंटेशन चलिए, बीच में यार देखो पेज नंबर खोलो, कौन सा पेज नंबर है? 22 पेज नंबर ओल्ड बुक। देखो जहां बोलूं उस पर ध्यान देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है हेटेरोट्रॉफिक। बेटा फंगा है जस्ट बिकॉज वो मशरूम है, इसका मतलब नहीं वो प्लांट है। प्लांट नहीं है वो फंजाई है, वो खाना नहीं बनाएगा कभी, ठीक है? तो इसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट मत डालना। ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, इतना बेसिक हमें पता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। देखने में बहुत डाइवर्सिफाइड है, इतने अलग अलग रंगों के तरीके के फंजाई मिलते हैं दुनिया में। पेड़ों के पास अक्सर लगे हुए मिलेंगे, तुम तो रहते ही हिमाचल में हो तो तुमको तो देखते रहते होंगे। अलग अलग हैबिटेट में भी रहते हैं, तुम्हें गीली जगहों पे, सूखी जगहों पे, ब्रेड भर दो उसके ऊपर, कुछ भी, इवन फीसिस के ऊपर भी फंगा लग जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। क्वेश्चन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से बनता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। सड़ते हुए फ्रूट्स के ऊपर, जैसे संतरा होता है उसके ऊपर बहुत जल्दी लगता है, या मॉइस्ट ब्रेड होती है, ब्रेड बाहर रख दो तुम उसके ऊपर लग जाता है। तो कॉमन मशरूम जो हम घर पे खाते हैं, या फिर जो टोड होता है उसका जो फीसिस होता है, वो भी एक्चुअल में फंजाई होता है। नाउ वो उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो करता है। नाउ व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट डिजीज है, वो भी पैरासिटिक फंगाई करता है। यहाँ इन्होंने नाम नहीं दिया, हम पढ़ेंगे नाम। अभी जब हम उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तब तुम पढ़ोगे उन सबके बारे में, ठीक है? तो अभी परेशान नहीं होना है, अभी इसको थोड़ा हल्के में पढ़ते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला वो डब्बा खोलो, विटकर क्लासिफिकेशन का। फंजाई कैसा है, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, तो वहां पे लिखो एक्सेप्ट yeast, लिख दो वहां पे एक्सेप्ट yeast, because yeast is a
यूनिसेल्युलर। वही उसी बॉक्स में लिखो, कौन से पेज नंबर पे बेटा? हम 17 17 लिखा है सबने? मैम। बहुत बढ़िया, 4 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूज टू मेक बियर एंड ब्रेड, ये बनाने के काम आता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट को भी बीमारी करते हैं, एनिमल को भी बीमारी करते हैं। देखो प्लांट की तो ऊपर ही मेंशन है, एलिमेंट के अंदर भी फंगस बीमारी करते हैं। जैसे आपको याद है फंगल इन्फेक्शन होता था, राउंड वॉर्म बन जाता था, रिंग वॉर्म बन जाता था, वो भी फंगल था। बीट रेस्ट कॉजिंग पुसीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो बीमारी करने वाले पुसीनिया का नाम इन्होंने मेंशन कर दिया, जो वीट की रेस्ट करता है। मैं अभी भी बोलूंगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आएगा दोबारा। हम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, किसी से हमें एंटीबायोटिक भी मिलता है जिसका नाम था, किससे एंटीबायोटिक ऑब्टेन करी थी? पेनिसिलियम। और अब हम किससे निकालते हैं पेनिसिलियम? क्राइसोजेनम, क्राइसोजेनम, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल थे। फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह ग्लोबली फैले हैं। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट, हर जगह मिल रहे तुमको लिटरली। दे प्रेफर टू ग्रो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ प्रेफर करते हैं ग्रो करना? तो याद करो जब फंगल इन्फेक्शन हुआ था तो हमने कहा था ना कि फंगाई वहां ग्रो करता है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर हो और जहाँ पे थोड़ी गर्मी और हो। हीट। हाँ, इसलिए प्राइवेट पार्ट्स में करते हैं, जैसे अंडर आर्म्स के अंदर, वहां पे हीट भी होगी और थोड़ा बहुत स्वेट तो आता है। इवन विंटर में आप स्वेटर पहनो तो थोड़ा सा स्वेट आ जाता है प्राइवेट पार्ट्स की तरफ, राइट। तो हीट और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं। सो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। Have you ever wondered why you keep your food in refrigerator? फ्रिज में इसलिए खाना रखते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंजा उस पे लग ना पाए, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजा इनएक्टिव हो जाएंगे इतने ठंडे एनवायरनमेंट में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फंजा फिलामेंटस है और मल्टीसेलुलर है। फिलामेंटस लिखा है, इनको लिखना चाहिए था मल्टीसेलुलर, या लिख लो मल्टीसेलुलर, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफे। चलो आगे चलते हैं। अब नीचे वाला पैराग्राफ बाद में पढ़ाऊंगी, पहले समझा दूं। देखो फंजाई सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक के अलावा जो है हमारा यीस्ट। और इसका एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी हम ब्रेड बनाने के लिए यूज भी करते हैं और हम अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, याद है? विदाउट डिस्टिलेशन क्या क्या बनता है? गुड। ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सबसे बेसिक फीचर है इनके, ठीक है। और फंजाई को ऐसे समझते हैं, अपना हाथ देखो, हाथ दिख रहा है सबको? मैं दिख रही हूँ ना? तो जो तुम्हारा हाथ है, ये जो पाम वाला रीजन है, मेटाकार्पल वाला रीजन है, जो ये हड्डी होती है, ये पाम वाला जो रीजन है, ये आपका फंगाई है, ठीक है। सो दिस इज जो फंगस, हम एक फंगस की बात कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज माय फंगस। अब फंगस क्या करता है, अपनी ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है अपने सरफेस। तो समझो ये फंगस था और इसने धीरे धीरे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल दी, ठीक है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एक फिंगर को मैं बुलाऊंगी हाइफी, एक फिंगर को मैं बुलाऊंगी हाइफा, ठीक है। और ऐसी इसने कितनी फिंगर निकाली है? फॉर एग्जांपल अभी मैं कितनी फिंगर देख सकते हो तुम? बेटा 4 फिंगर है, एक थंब है है ना। तो ये दो हाइफा को एक साथ हम बोलते हैं हाइफी। और इस सारे फिंगर्स के ग्रुप को मैं बुलाऊंगी माइसीलियम। माइसीलियम, क्लियर? फंगाई के पास सेल वॉल होती है? मैम क्या बोल रहे हैं आप? फंगाई के पास सेल वॉल होती है? यस मैम। इससे बनी हुई होती है। टाइटिन क्या है? होमोपॉलीमर है हेटेरोपॉलीमर? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, बाहर निकल जा। मैम पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसैकेराइड कौन सा है, होमोपॉलीसैकेराइड या हेटेरो? मैम होमो। होमो किससे मिलके बना है, कौन सी इसकी मोनोमर यूनिट है? वेरी गुड, नैग। नैग और नैग का कॉम्बिनेशन है। हम कहते थे ना फंगस में नाक नहीं घुसानी है, इन्फेक्शन हो जाएगा, नैग नैग। तो इट इज अ होमो पॉलीसैकेराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब हम बायोमोलिक्यूल करोगे यू विल सी, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, राइट। ठीक है, तो ये सेल वॉल है, यानी मैं मान लो अंदर सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैम
हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था, है ना। अच्छा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर सबको। हाइफा, हाइफी एंड माइसीलियम, 3 वर्ड क्लियर। यो यो मैम। बेटा ये नोट्स ना साथ बना लेना, बाद में मत रखना, अभी बना लेना, ठीक है। चलो, हाइफा मैंने बोल दिया एक को, इन दोनों को हाइफी बोल देंगे और वो माइसीलियम होगा पूरा स्ट्रक्चर। नाउ देखो अपनी फिंगर देखो, क्या इसमें तुम्हें लाइनें दिख रही है? यो यो मैम। फिंगर पा रहे हो, है ना। तो देखो, जो ध्यान से सुनना, जो अंदर की होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंशन कर जाती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे सेप्टा बना देती है। तो हर फंगाई में नहीं बनाती, लेकिन कुछ फंगाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक्सटेंशन, और ये क्या बना देती है इंटरनल तरफ, सेप्टा, मतलब एक डिवीजन। हाँ, तो ऐसे वाले फंगाई को हम क्या बुलाते हैं, सेप्टेट फंगाई, और ऐसे वाले हाइफा को हम क्या बुलाएंगे, सेप्टेट हाइफा। अब सारे न्यूक्लियस एक एक सेल में चले गए, जैसे एक सेल डिवीजन ही तो होगी ना एक तरह से, तो सारे न्यूक्लियस एक एक लाइन के बाद आपको दिखेंगे, तो आपकी उंगली में एक एक न्यूक्लियस बना लो जैसे, ठीक है। तो ये अगर ये आपके हाइफे हैं, पूरा का पूरा माइसीलियम है, तो एक हाइफा के अंदर ये जो लाइंस है ये सेप्टा है, और यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस है। तो ये कैसा माइसीलियम बना मेरे पास, ये वाला जो मेरा माइसीलियम है, दिस इज अ सेप्टेट, राइट। अब देखो तो है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एक्सटेंड नहीं करी, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एक्सटेंड नहीं करी तो ये प्लेन दिखेगा आपको, आपकी उंगली ऐसे नहीं दिखती। लेकिन अगर ये प्लेन होती तो आप इसको कहते हैं एसेप्टेट, ए का मतलब एब्सेंट। क्लियर? यो मैम। लिख लिया। अब फंगस में या तो वो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा, मिक्स नहीं होगा। हाँ बेटा बोल, बोलो। ओके, चलो आगे चले। यो मैम। अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे, देखो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ये सब कुछ खाते हैं। ये सेप्रोफिटिक है, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे और उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कल ही बात करी थी ना हम लोगों ने सेप्रोफिटिक की। यो मैम। सेप्रोफिटिक है। ये पैरासिटिक भी है, जैसे रिंग वॉर्म, पैरासाइट को होंगी मैं उसको, वो मेरी बॉडी में आया फंगस, ठीक है, उसने मेरी बॉडी के ऊपर, एक्टोपैरासाइट है ना, बाहर लगा और इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट करिए, लेट्स से इसके बीच में, वो मुझे खत्म थोड़ी कर रहा है। पैरासिटिक एडेप्टेशन का मतलब है कि वो मुझे कंप्लीटली नहीं मार रहा, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है ना, मेरे इम्यून सिस्टम को वीक तो कर रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मन नहीं रहा, राइट। तो वो होता है पैरासिटिक रिलेशनशिप। अगर ये आके मुझे अटैक करता और अटैक करते ही मार देता, दैट वुड बी प्रिडेशन। सो इट इज अ पैरासिटिक रिलेशनशिप, प्रिडेशन नहीं है, ठीक है। आपको फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मिलते हैं, जैसे कि लाइकन। लाइकन किसकी एसोसिएशन होती है, एल्गी एंड फंजाई। अगर तुम बार बार ये भूलते हो ना तो इसको ऐसे याद रख लेना, माइकोराइजा में आर आता है ना, तो आर से रूट याद रख लेना, ठीक है। तो ये हायर प्लांट की रूट्स जैसे पाइनस और उसके बीच में फंगस, राइट। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये डिट्राइटस फूड चेन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये मदद भी कर सकते हैं। इनकी हर तरीके की नेचर है, क्लियर। देखो, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। वैसे ऑल फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, पर इन्होंने यहाँ लिखा है, आगे थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट। तो जब वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, तो जब एब्सॉर्प्शन कर रहे हैं मतलब बाहर डाइजेशन कर लिया होगा ना, तो उनको हम कहेंगे सेप्रोफाइट। तो एक तरह से सेप्रोफाइट्स की डेफिनेशन दे रहे हैं आपको। दोज हु डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चिपक जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पैरासाइट है। और जो अच्छे से मिलजुल के रह सकते हैं, दैट इज लाइकन एंड माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। सो ये थी बेसिक सी बातें। अब चलते हैं जिससे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय अलग अलग मीन। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, देखो ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों केसेस में ये स्पोर्स बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स अलग कहते हैं, अलग कैसे होंगे। तो मैं यहाँ लिख दूं इसको, रिप्रोडक्शन, छोटे से पॉइंट में इसको लिख लेना कि इसमें आपको याद है 11th 12th का जब चैप्टर कर रहे थे तब हमने वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पढ़ी थी। यो मैम। एक एग्जांपल बता दो ऐसी मजे के लिए कोई। ऑफसेट, क्या, रनर, पीस, हाँ रनर्स, कोर। यस। सो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट यहाँ भी है, देखो
प्लांट नहीं है ये, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें भी है कि कोई स्पोर वोर यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा असेक्सुअल स्पोर्स भी है इनके पास, और इसके अलावा इनके पास सेक्सुअल स्पोर्स भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यार स्पोर्स जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सेक्सुअल कौन सा है, असेक्सुअल कौन सा है। इसलिए नीट वाले क्वेश्चन भी सीधा पूछ लेते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल स्पोर और असेक्सुअल स्पोर, तो क्लियर होना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुमको बहुत अच्छे से आता है ऑलरेडी, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? मैम जिससे वो जिसमें टूट बॉडी के का कोई एक पार्ट टूटता है और उससे फिर नया प्लांट जनरेट होता है। हाँ, ये लेकिन प्लांट नहीं है, फंगस है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, बहुत सिंपल सा है कि कोई पार्ट है बॉडी का, लेट्स से माइस, इसका हम एक वो बना लेते हैं हाइफा। ठीक है, हाइफी थी इसका, हाइफा सॉरी, एक ही है ना हाइफा। लेट्स से सेप्टेट है या एसेप्टेट, कुछ भी बना लो। ये जा रहा था, बाय चांस एक्सीडेंटली टूट गया। ठीक है, जब ये टूट गया, 2 फ्रेगमेंट में टूट गया। ये 2 फ्रेगमेंट फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर में अगर आप इनको देखोगे, ये आपको दिख जाएंगे 2 अलग हाइफे के फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन, जनरली एक्सीडेंटली होता है ये, राइट। तो एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन सबसे सिंपल वाला। फिजन क्या होता है? मैम जिसमें एक सेल टूट के 2 सेल बनाता है। सेल्स बना देते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें भी फिजन हो जाएगा कि एक टूट के 2 बना लेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट, तो ये मेरा हो गया फिजन। अच्छा, फिर बडिंग क्या होता है? मैम उसमें टिप पे वो मतलब एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है, और फिर वो पेरेंट से ही लेता है न्यूट्रिएंट, बाद में वो अलग हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट बनता है। न्यू ऑर्गेनिज्म है, प्लांट बना। मैं ये लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसमें ज्यादा टाइम लगे। बडिंग में क्या होगा, अगर ये पेरेंट प्लांट बॉडी है तो उसके सरफेस पे कहीं पे छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर थोड़े टाइम में ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये बर्ड अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और ये पूरा प्लांट बनाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड बडिंग? दोनों में तो यही हुआ। फिजन और बडिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? में वो दोनों जो डॉटर सेल है वो सेपरेट होते हैं, और इसमें ये जो जो सरफेस पे बर्ड है वो न्यूट्रिएंट पेरेंट बॉडी से ही लेता है। हाँ, एक तो ग्रोथ के लिए पेरेंट बॉडी से लेता है, गुड। और दूसरा फर्क है कि देखो कि जो बड है वो पेरेंट बॉडी के कंपैरिजन में छोटा होता है साइज में, लेकिन जब फिजन होती है और डॉटर सेल बन रहे होते हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज के बनते हैं। तो फिजन से जो 2 सेल बनते हैं वो इक्वल साइज के बनते हैं, लेकिन बडिंग से जो बड बनता है वो पेरेंट बॉडी से छोटा होता है। ये इनमें साइज का फर्क है। ठीक है, ठीक है, ये तो बेसिक सा था, इसमें आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम होगी आपको, है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, राइट। सो रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। डन। और सेक्सुअल देख लेते हैं अब, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से हो रही है। कैसे कैसे स्पोर मिलते हैं यहाँ पे? जो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक स्पोर है, सबसे मेजर स्पोर है, जो आपने 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट वाज कोनिडिया। तो कोनिडिया इज द स्पोर जो आपको फंजाई में मिलता है। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। देखो बाद में एप्लेनोस्पोर्स बोलते रहेंगे, ये मतलब क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स टाइप ऑफ एप्लेनोस्पोर्स है, दोनों को एक ही वर्ड की तरह आप यूज कर सकते हो। इसका सिंपली मतलब है ये इमोटाइल है, ये चल नहीं सकते। ठीक है, कोनिडिया भी इमोटाइल है, लेकिन इन तीनों स्पोर्स में फर्क है। कैसे? कोनिडिया एक स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर को एक ही तरह ट्रीट करो, वो भी एक स्पोर है। एंड लास्ट इज जूस्पोर्स। तो 3 टाइप के आपको एसेक्सुअल स्पोर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। उसके बाद असेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, एप्लेनोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ठीक है, 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स मिले। समझ आया? देखो यहाँ खत्म करते हैं इसको। जूस्पोर्स, जूस्पोर्स अगर आपने कोनिडिया पढ़ा है ना पहले, तुम पहले कोनिडिया करो। कोनिडिया, कोनिडिया सबसे यूनिक है, ये आपको स्पेसिफिकली फंगा में मिलते हैं, लेकिन एक जगह पे कोनिडिया बोला था मैंने, कहा पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम इज अ फंगा है बेटा, गलत क्या? किसी और किंगडम की बात हो रही है, एक्सेप्शन थी। कोनिडियम किस किंगडम में मैंने कोनिडिया वर्ड पढ़ा है? फंगा लाइक फीचर है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कहाँ पढ़ा है बता?
कल ये चैप्टर रिवाइज करके आना, क्योंकि ये कल मैं क्वेश्चन लगवाऊंगी तो तुमसे होंगे नहीं। एल्की बेटा एल्की पढ़ी हमने? नो मैम। मैम स्लाइम मोड में जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी आती है उसके टिप पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोनिडिया नहीं पढ़ी मैंने। कोनिडिया एक्सोजिनस होते हैं, बाहर की तरफ लगते हैं ही नहीं। छोड़ो, पढ़ के आना तुम जरा, तुमको मिलेगा। तुम बिल्कुल बहुत ही दूर हो आंसर से, मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं हो आंसर के पास। एक्स्ट्रा पढ़ाया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, नोट्स में मिलेगा तुम्हें। देखो कोनिडिया कैसे होते हैं, इमोटाइल, चल नहीं सकते। फ्लैजिला होगा इनके पास, नो मैम। बॉडी के बाहर की तरफ लगते हैं ये, ठीक है। तो अगर फंगाई की बॉडी, ये देखो, अगर फंगाई की बॉडी ऐसी है, दिख रही है आपको, यो 2 3 4 5 5, ये इसके हाइफी ऊपर जा रहे हैं। तो इसके जो हाइफी ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर छोटे छोटे गोले लगे हैं। ये जो छोटे छोटे गोले हैं, दीज आर कोनिडिया, ठीक है। तो ये कोनिडिया है। तो आपको दिख रहा है ना, बॉडी से बाहर की तरफ लगे हैं, इसलिए उंगलियों के ऊपर आप छोटे छोटे बॉल्स रख लो तो बाहर की तरफ लगे हैं ना। तो कोनिडिया आर एक्सोजीनस। कोनिडिया इमोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं है उनके पास। इनका स्ट्रक्चर थिन वॉल होता है, ऐसा नहीं बाहर की तरफ रखे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, थिन वॉल्ड ही होते हैं। और ये बेसिपिटल होते हैं अरेंजमेंट में। बेसिपिटल, एक्रोपिटल, ये आपने पढ़ा होगा मोर्फोलॉजी में। बेसिपिटल का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है कोनिडिया की, ठीक है, ये हाइफी है, हाइफी के ऊपर कोनिडिया लगे, छोटू वाला यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ। तो यंग वाला आपको मिलेगा हाइफी की तरफ और ओल्ड वाला आपको मिलेगा दूर। तो यंग जनरेशन जब बेस पे होती है तो हम उसको कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था? नो मैम। नेक्स्ट इज हमारे पास, हमने पीछे कौन सा पढ़ा है, स्पोरेंजियोस्पोर। उसमें एक एग्जांपल है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर को पढ़ते हैं। एप्लानोस्पोर से याद रखना ये इमोटाइल है, तो ये चल फिर नहीं सकते क्योंकि इनके पास भी पूंछ नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। ये एंडोजीनस है। एंडोजीनस मतलब अंदर की तरफ लगता अंदर की तरफ। है ना। तो देखो, ये पिक्चर है 1, ये पिक्चर है 2, ये पिक्चर है 3, कौन से वाला होगा? 3 नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये हाइफी है। हाइफी से ना ऊपर एक एक्सटेंशन, अभी से मेरी उंगली दिख रही है सबको, हाइफी से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन जा रही है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है जो स्पोर्स को होल्ड करेगी। तो इस एक्सटेंशन को मैं कहती हूँ स्पोरेंजियोफोर। वर्ड होगा PHOR, 4। इस पे ध्यान देना तुम्हें। ये ऊपर जाएगी स्पोरेंजियोफोर, और उसके बाद ये एक सर्कल बना लेगी अपने पास, ऊपर एक छोटा सा पैकेट रख लेगी, जैसे चिप्स का पैकेट होता है वैसे पैकेट रख लिया। इस पैकेट को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो कैविटी है जहां पर वो अंदर रखेगी स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोर्स और स्पोर में फर्क याद रख लेना कि फोर वो ब्रांच है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगेगा और उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर होंगे। तो वर्ड्स बहुत क्रिटिकल है इसके, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड क्रिटिकल हो उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि पढ़ते टाइम उस पर ध्यान जाए, ओके। ठीक है जी। इसमें जो, चलो अभी तुम इतना ही कर लो, एक और वर्ड बताया तो रो दोगे। तो एप्लानोस्पोर हुआ। ज़ूस्पोर एनिमल, एनिमल मोटाइल होते हैं ना, तो जू से तुम एनिमल याद रखना कि ये मोटाइल है, यानी इनके पास पूंछ है, तो दे आर मोटाइल, दैट मींस दे आर फ्लैजिलेटेड। ये भी एंडोजीनस है। देखो हाइफी से स्ट्रक्चर, हाइफी से स्ट्रक्चर ऊपर जाता है, नेमिंग याद करने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे, ठीक। पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये मेरी हाइफी है, इसके ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पे बहुत सारे जूस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। फिर ये फट जाएगा और सारे जूस्पोर बाहर निकल जाएंगे। सो जूस्पोर्स आर मोटाइल। और जूस्पोर देखो एक कैविटी के अंदर बने हैं ना, इसलिए हम इन्हें एंडोजीनस कहते हैं। देखो तुमको यहाँ भी एक पाउच मिल रहा है जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, तो एंडोजीनस। यहाँ भी एक पाउच है जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, तो एंडोजीनस। यहाँ तो कोई पाउच नहीं है ना, ये तो खुले में बन रहे हैं, इसलिए एक्सोजीनस। समझ आया? तो तीनों एसेक्सुअल स्पोर्स क्लियर हुए। किंडम पढ़ोगे तब मैं तुमको सीधा बोलूंगी कोनिडिया बनता है इसमें, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कोनिडिया इमोटाइल है, पढ़ के आएगा ये, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर ले। रिप्रोडक्शन इन फंजाई 3 तरीके से, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन और एक सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंट बन सकता है, उसका बडिंग हो सकती है और उसमें फिजन हो सकती है। ये सिंपल था बैक्टीरिया वाला। एसेक्सुअल स्पोर्स हमें 3 तरीके के मिलते थे। पहला वो स्पोर जो स्पेसिफिकली फंजाई में मिलता है, दैट इज कोनिडिया। हाँ, क्या उसके पास पूंछ थी? नो मैम। नेचर क्या बोला?
एक्सोजीनस इन नेचर या एंडोजीनस? एक्सो तो अरेंजमेंट कैसी होती है? हाइफी की तरफ ओल्ड कोनिडिया होता है या यंग कोनिडिया होता है? यंग Young होता है। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं? सेकेंड वाला स्पोर जो था जिसके दो दो नाम रखे थे हमने, उसको क्या बुलाते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर या ए प्लानोस्पोर। एक्सोजीनस एंडोजीनस? और इसमें फ्लैजिला हो रहा है? यो स्पोर में फ्लैजिला और कहीं नहीं लगाना है। ज़ूस्पोर, ज़ू से एनिमल, एनिमल मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला है? यो है मोटाइल है तो इनको हम पैकेट में बंद करके रखते हैं, ठीक है? तो दे आर आल्सो एंडोजीनस। क्लियर? यो मैम। राइट। अब 3 स्पोर्ट्स के मैं नाम बता रही हूँ, आराम से इसको पढ़ना, आके हम इसको करेंगे। मैं तुम्हें बस एक ट्रिक बता के जाऊंगी। स्पोर्ट इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो ये थे हमारे एसेक्सुअल और ये थे हमारे सेक्सुअल। अब जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स है वो 3 टाइप के हैं, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। मुझे देख के बताओ किसको देख के लग रहा है? अच्छा, आउटसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? बाहर। तो बेसिडियोस्पोर से बी से याद रखना है तुम्हें, बाहर। तो ये स्पोर कहाँ लगते होंगे? एंडोजिनस, एक्सोजिनस? एक्सोजिनस। ये ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर अगर बाहर रखे हैं तो एस्कोस्पोर एक पैकेट में लगते हैं, सैक लाइक, उसे हम कहते हैं एस्कस। तो एस्कोस्पोर्स है हमारे अंदर, ठीक है। तो oospores के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, तुम इसमें डिटेल करोगे भी नहीं, ठीक है, इसको हटाओ। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, क्वेश्चन भी इसी पे आता है। बेसिडियोस्पोर बाहर की तरफ है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। एस्कोस्पोर अंदर की तरफ है, उसके ऊपर कवरिंग है। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है। तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? बेसिडियोस्पोर बाहर लगा है, एस्कोस्पोर अंदर लगा है। क्लियर? अब मैं तुम्हें दिखा दूं तो मुझे बताओ कौन सा बेसिडियोस्पोर है और कौन सा एस्कोस्पोर? मैम जो फर्स्ट है वो एस्को, जो एक्सोस्पोर्स है और जो बी वाला है वो बेसिल। बेसिडोस्पोर। क्लियर इतना? यो चलो, ऑलराइट। इतना याद करके आओगे डायग्राम समेत? विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पहले थोड़ा क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं इसमें, ओके? तो चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? पहले क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग जो हमारे थोड़े लेटेस्ट वाले थे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्ट करते हैं अगर टाइम बचता है तो। क्वेश्चन नंबर 50। पहले ये लेटेस्ट वाले लगाते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59, क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69। क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस। यू हैव 4 मिनट्स। स्टार्ट। फोर मिनट्स क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी वाली है नहीं। अब तो कैमरा चल ही रहा तो ऑफ करने की जरूरत नहीं। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यो मैम। ओके बेटा। आज मैं पहली अपनी बुक ले आई थी, नहीं तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ जब तुम क्वेश्चन लगाती हो। तुम लोग क्वेश्चन किस पे लगाते हो? कॉपी बना रखी है, शीट बना रखी है? यो मैम। मैं अपनी शीट दिखाऊं? मैं कैसे करती हूँ क्योंकि मेरा इधर उधर हो जाता है, तो मैं जनरली ये वाली शीट यूज कर लेती हूँ। ऐसे बना रखी है मैंने, दिख रही है? नो मैम। दिख रही है? यो मैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन करोगे और वो पेन से मैंने, क्योंकि प्लेन शीट है, मैं ऊपर नीचे हो जाता है, और यहाँ पे ऊपर मैं नाम लिख देती हूँ चैप्टर का और फिर नीचे सॉल्व कर देती हूँ पेंसिल से, फिर उसको रब कर लेती हूँ। ये मोटी वाली कार्टर शीट नहीं होती थोड़ी, यो मैम। ये वही वाली शीट है, तो आगे पीछे कर रखी है तो इसमें आ जाता है, बार बार रीयूजेबल हो जाती है। तो आई सजेस्ट कि तुम भी कोई एक मोटी शीट पे बना के रख सकते हो, क्योंकि पेपर तो मुझसे फट जाता है जब मैं उसको रब करती हूँ। तो मैंने तो यही बना रखा है। चलो करो करो करो।
30 सेकंड्स एक्स्ट्रा दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे 30 सेकंड खा ली। डेढ़ मिनट हो गया है, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें आते हैं क्वेश्चन। टू मिनट्स डन, 2 minutes left. Two and a half minute done. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 15 seconds. Last 5 seconds. Done. Okay. ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भेजने हूँ सर। नहीं, रुको अभी, रुको रुको, ये वाला कर लो पहले। क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? जूम इन हो रहा है ना सबका? 60। हाँ जी, मैं भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी। 63 हटा देना, बहुत पुराना और आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। चलो 65 कर लिया ना आपने? नो मैम। चलो 65 दिख भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। 60, 61, 62, 64, 60, 61, 62, 64। अभी मत भेजना, एक बार सारे लगा लो प्रोटिस्टा के, तो बच जाएंगे, वो कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। पर 4 क्वेश्चंस यू हैव 1.5 minute, क्योंकि ज्यादा लंबे नहीं है। One minute done. Last 30 seconds left. Last 10 seconds left.
ओके स्टॉप। निकल रहे क्वेश्चंस? निकल पा रहे? ओके क्वेश्चन नंबर वो एक रह गया, वो कर लेंगे पहले। 71, 72, 73 तो हम पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73 एंड 74, 75। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस। दो तो पीछे वाले से मिलते हुए हैं। स्टार्ट। यू हैव 2 मिनट्स, देन विल डिस्कस। बहुत जल्दी हो जाएंगी। One minute done, 1 minute left. Last 30 seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. You have 1 minute. Send me your answers. आंसर सेंड कर दो, 1 मिनट है। पहले किए तो उसको कॉपी करके बाकी के आंसर उसके नीचे लिख दो, क्योंकि ऊपर तो फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। 1.5 मिनट यू हैव। एक साथ आंसर भेजना मुझे है। यो मैम। Okay, let's see. कृतिका एक, बेटा मजाक कर रही हो? $52 seconds done, no answer. Okay. I hope आप लोग लिख रहे हो। Okay, now I have answers. Okay, I don't have answers. Okay, Riya Sharma. विशाल, रमिता। विशाल नाम से तमन्ना है, राइट? मैम दीक्षा, कब नाम चेंज करोगी? नेहा। नहीं होता है। भूमि। गुड। बाकी बच्चे? ये नहीं हो सकता, इतने से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं नहीं मानती। झूठ बोल रही हो तुम। मुस्कान, कृतिका, वैशाली, मनीषा। अच्छा, मनीषा इतना लंबा लिख रही थी। जगदीश, ओके ओके। सपना, अनुपमा, किंजल, वेरी गुड, शाबाश। अरे वाह, बहुत सारे आंसर आया। अंकिता, वेरी गुड। चलो, सवालों का सिलसिला चल रहा है तो पोल लॉन्च कर दूं? यो लगे हाथ पोल भी कर लो फिर। वी हैव श्वेता,
नीलम, जितेंद्र, तान्या, अंजू, सुनिधि, मुस्कान, पूर्वा, नवप्रीत, प्रीति। खबरदार तुमने 11th पढ़नी छोड़ी दो। अच्छा कर रहे हो तुम। गुड गुड, नाइस, सही आंसर सही है। पूजा, वेरी गुड। आंचल, शाबाश। चलो, जिसने आंसर भेज दिया वो पोल कर दो। तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत मार खाओगे, बहुत मार। ये आंसर उसके गलत है, इसने रिवाइज नहीं करा। बहुत पहले पढ़ा दिया मैंने ये, और मैंने 2 बार डायग्राम दिखा दिया यार, हद हो गई। आंचल, विशाल, डन मैम। अच्छा ठीक है बेटे, डन। ओके, 8 votes I have in poll. जल्दी करो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं, बाकी के क्वेश्चन हम कर ले लेंगे। सॉल्व कर लेते क्वेश्चन भी टाइम बच जाता है, फटाफट डिस्कस हो जाते हैं। और होमवर्क में दे तो तुम करके नहीं आते यार। नीता, तेरा दुरुस्त है। ओके, सो पोल में बहुत सारे गलत आंसर। राम, एनसीईआरटी के नहीं पढ़ते ये। हे भगवान, हंस रही है, देखो हंस रही। तुम पे हंस रही, मेरे पे नहीं हंस रही है। बेटा 55 बच्चे हैं, 55। मुझे निकाल दो, 2-3 लोगों को ऐसे निकाल दो, फिर भी 40 आंसर्स तो दो। 20 आंसर्स, डबल करो इसे, डबल। एक का दो, एक का दो। कॉपी पे कर रही हूँ, पेन टैब। ओके, चलो आ जाओ, डिस्कस कर ले। यो मैम। चलो भी आ जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक, दिख रही है स्क्रीन? यो मैम। Which of the following organism are known as chief producer of the ocean? हाथों पे लिख चुके हैं हम ये बात। कौन है? ऑलमोस्ट हर लेक्चर में यही बोलते हैं हम। तो बी तो आंसर पता है। Ciliates differ from all other protozoan. प्रोटोजोन अलग अलग टाइप के थे। पहला एमीवॉइड, दूसरा, Amoeboid, ciliated, तीसरा, flagellated, फोर्थ, स्पोरोजोन। प्रोटोजोन। एंड में रख दे दो। Ciliated डिफर करते हैं सारे अदर प्रोटोजोन से क्योंकि यूजिंग फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है इनके पास। नो मैम। Having in contractile vacuole for removing excess water. इनके पास contractile vacuole होता है। no, एक्चुअली कॉन्टिनेंट वैक्यूल तो होता है इनके पास, लेकिन बाकियों के पास भी तो होता है, तो ये अलग कैसे? प्रोटोजोन्स के पास कॉन्टिनेंट वैक्यूल होता है, इनके पास होता है, लेकिन हमने बताना है कि ये दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट कर रहे, तो सबके पास है ना? मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास पेन है, सबके पास पेन है, हम अलग कैसे? वही वाली बात है, राइट? तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग फूड। अरे ये तो हाथ कौन फैलाता था? Having 2 type of nuclei. इसके पास 2 type of nuclei होते हैं। अगर आपको याद है 1000 साल पहले मैंने बताया था, क्या बताऊं? अरे अरे यहाँ पे लाना पड़ेगा कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास हमने सिलिया बना दिया था, है ना? सिलिएटेड वाले बना रही हूँ मैं। इसके पास मैंने बोले थे 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा सा किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, इसको बुलाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। एक छोटू न्यूक्लियस होता है, इसके पास ही सा एम्बेडेड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? दिस इज अ माइक्रो न्यूक्लियस, छोटू है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका काम है इन रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, जिससे रिप्रोडक्शन का सिग्नल देना है, जेनेटिक मटेरियल को डिफरेंशिएट करना है। तो एसेंशियल जीन्स जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो इसके पास है, लेकिन घरेलू काम कौन करता है? तो डेली एक्टिविटी जो है ना, सेल अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो करता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है? मतलब कि सेल को जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर फेंकना है तो उसका सिग्नल मैक्रो न्यूक्लियस देगा, लेकिन सेल को डिवाइड करना है उसका न्यूक्लियस उसका सिग्नल माइक्रो न्यूक्लियस देगा। ये इन दोनों में फर्क होता है और इनकी शेप का फर्क होता है, समझे? यो मैम। तो ये प्रोटोजोन का स्पेशल फीचर है, लिख लिया? यो मैम। बहुत बढ़िया। यो ठीक है, सो हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिया इज अ सिलिएटेड का स्पेशल फीचर है। आंसर वुड बी डी। ये इसी के पास है। नाउ सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलती ढूंढनी हमें, ऐसे कांटे लगा दो। द वॉल ऑफ डाई आइटम आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। आराम से तोड़ सकते हैं? No, ma'am. फिर भी पढ़ लेते हैं।
Diatomic earth is formed by the cell wall of diatom. Diatom की cells इकट्ठा करके बनाती है diatomic earth. Diatom chief producer of the ocean, तुम्हारे हाथ पे लिखा है. Diatom microscopic होते हैं और float करते हैं passively पानी में, है ना. जहां लहरें ले जाएगी वहीं चला जाएंगे, हाथ पैर नहीं है हमारे पास, हम नहीं चलाएंगे. तो ये तो सही स्टेटमेंट है. ढूंढनी क्या थी? गलत. आंसर वुड बी तो पीछे जाके देखने का है, जल्दी नहीं करनी. क्राइसोफाइट्स रोने वाले, यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉफिक, डायनोफ्लैजिलेट जिनके पास 2 फ्लैजिला थे, अनइक्वल थे या इक्वल थे? अनइक्वल. सॉरी मनीषा, मैंने देखा नहीं था, बोलो. मैम जो डायटम्स है वो वाटर की सरफेस के ऊपर होते हैं या वाटर के अंदर होते हैं? वाटर के सरफेस पे ऑलमोस्ट ऊपर होते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल, मतलब क्योंकि उनको सनलाइट कैप्चर करनी है ना, तो वो उसमें डिब्बे करते रहते हैं, पर अपर लेयर में आपको मिलेंगे, नीचे नहीं जाएंगे. ठीक है. Now, chrysophyte, euglenoid and dinoflagellate and slime molds are included in which kingdom? 2016 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे बावले हो जाते हैं. तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो फ्री में नंबर देता है. इसलिए हम कहते हैं कि पेपर ना, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ा जरूर करो. कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसे आता होता है. ये वो वाला क्वेश्चन था, राइट. तो सिर्फ अगर इतना भी पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा फायदा तो होगा ना. इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल? वो शेल जो सोप केस बना देता था, किस में मिला था आपको? वो जो उसमें सोप केस बना देता था, वो जो सोप केस था वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, डायटोमिक अर्थ बनाता है. किसमें पढ़ा है? यस, वेरी डायटम वाले में क्राइसोफाइट्स. आंसर वुड बी सी. और किसी में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. Which one of the following organism is not an eukaryote? यूकैरियोट इसमें से कौन सा नहीं है? हाँ, बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया तो अपने पास प्रोकैरियोट है. तो गलत किसका होता अगर उसको ये बात ना पता होती, है ना, एग्जांपल्स ना पता होते, राइट. तो एग्जांपल पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा. Which of the following is a slime mold? स्लाइम मोल्ड कौन सा इसमें? चलो, तुमने स्लाइम मोल्ड के बहुत एग्जांपल ये नहीं पढ़ा, लेकिन क्या तुमने बाकी पढ़े? एनाबिना, एनाबिना इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, एटमॉस्फेयर. बैक्टीरिया. बैसिलस इज अ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया. ये भी बैक्टीरिया. ये फंगस है. यहाँ फंस गए. चाहे बैक्टीरिया चाहे फंगस है, स्लाइम मोल्ड तो नहीं है ना. आंसर ये है. तो इससे निकल. लेकिन ये कल मैं पूछूंगी, क्योंकि क्वेश्चन कल डिस्कस होंगे, अभी खत्म नहीं हुई. ठीक है, बताना जरा. नेक्स्ट. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मना कर दिया था मैंने, क्योंकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बात नहीं है. 64. When a fresh water protozoan possessing a contractile vacuole, देखो प्रोटोजोन में हमने कहा था ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. तो जो सेल होता है ना, उसके अंदर एक वैक्यूल होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं. ये क्या करता है? आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है. मतलब ज्यादा नमक अंदर नहीं रहने देता, आयंस को ज्यादा अंदर नहीं रहने देता, बहुत कम भी नहीं रहने देता. इतना रखता है कि सेल सर्वाइव करे. इस प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनिंग मैरीन वाटर. तो वैक्यूल को क्या होगा? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट है. ये क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लंबा, देख लेते हैं. आई डोंट नो, तुमको ही पता है नहीं. अगर बाहर की सॉल्यूशन में, और ये मैंने इसके अंदर सेल डाला है, ठीक है, तो मान लो बाहर के सॉल्यूशन में आयंस है. कितने आयन मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6. और अंदर सेल के भी आयन है 6. ठीक है. तो ये सॉल्यूशन. हाँ बेटा बोलो. आइसो सॉल्यूशन. हाँ, तो सेल के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दिस इज आइसोटोनिक. वाटर किस तरह मिलेगा, किस तरह मूव करेगा? मैम नहीं करेगा. एक्चुअली वाटर दोनों तरफ मूव करता है, इतने कम अमाउंट में करता है कि इक्विलिब्रियम लगता है. वाटर हमेशा मूव करता ही है. ठीक है. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी नहीं जाएगा. पानी कहाँ जाता है? पानी को आयंस बहुत पसंद है, तो जहां आयन जाएगा वो उसके पीछे पीछे जाएगा. वाटर लव आयंस, स्पेशली सोडियम. तो जहां वो जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा. ठीक है. तो उसको ज्यादा आयन वाली जगह पे जाने का शौक है, राइट. सेकंड इज, ये सॉल्यूशन है, ये सेल है. ठीक है. अब यहाँ पे आयन कॉन्सेंट्रेशन मैंने बाहर ज्यादा रख दी, सेल के अंदर कम है. तो मुझे बताओ वाटर कहाँ जाएगा?
बाहर अंदर है, पानी बाहर जाएगा तो मैम अंदर वाटर विल मूव आउट। देख बेटा कैसे याद रखना है, वाटर मूव टुवर्ड्स हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का दिल बहुत बड़ा है, वो कहता है जहां पर आयन ज्यादा है वहां पे पानी कम है, चलो मैं उनको पानी देके आता हूँ, ठीक है। तो जहां आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो वहां मूव करेगा। तो अगर सेल में से पानी बाहर निकल जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा? कर जाएगा। इट विल श्रिंक, यही होगा ना। जो अब यही कॉन्सेप्ट याद लगाओ जरा। When a fresh water protozoan possessing a contractile vacuole, इसका contractile vacuole है तो contractile vacuole में आयन्स होते हैं, ये उनको ये कहना चाहता है। तो ये प्रोटोजोन है, ये उसके आयन कॉन्सेंट्रेशन है। इसको तुमने एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया है जहां पर मेरीन वाटर है। मेरीन वाटर में आयन ज्यादा होंगे या कि contractile vacuole में? मैम मेरी फोटो में तो मुझे बताओ सेल के क्या साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, सेम रहेगा? डिक्रीज पानी कहाँ मूव करेगा? मैम आउटसाइड को पानी अगर आउटसाइड मूव करेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, तो डिक्रीज द साइज ऑफ द शेल। आंसर डी। तो ये हमारा प्लांट वाले चैप्टर में पार्ट आता है, मिनरल न्यूट्रिशन में, वहां पे होता है। खैर वो तो चैप्टर डिलीट हो गया। चल बाकी क्वेश्चन भी कम कर हम लोग कल करेंगे, राइट। आंसर्स आप लोगों ने लिखा खैर अपने पास? चलो 65 से बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे एंड फंजाई को कंटिन्यू करेंगे। चलो किसी को कोई डाउट? नो